हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इंटरनेशनल बिजनेस का एक बेसिक टॉपिक लेके आई हूँ। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स सी। टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल कंपनीज। कितने तरह की कंपनीज होते हैं, कैसे टाइप के कंपनीज होते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। क्लासिफिकेशन क्या है। तो टाइप ऑफ इंटरनेशनल कंपनीज अगर हम लोग देखने जाएं तो दो तरह का इनको डिवीजन, दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब किस बेसिस पे किया गया है। तो फर्स्ट है स्ट्रैटेजीज के बेसिस पे कि वो कंपनी जो है कौन सा स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रही है फॉरेन कंट्री में। और दूसरा वाला जो है वो है कि कितने स्केल पे, लार्ज स्केल पे, तो कितने बड़े स्केल पे वो अपना बिजनेस कर रही है, या कौन सा मेथड ऑफ बिजनेस वो कर रही है, कौन सा मेथड अडॉप्ट करके वो बिजनेस को रन कर रही है फॉरेन कंट्री में। तो इन दोनों के बेसिस पे हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट बेसिस पे है स्ट्रैटेजीज के बेसिस पे। अगर हम लोग देखें कि कंपनी कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करेगी तो ईपीआरजी मॉडल इसमें हम लोग पढ़ेंगे। 4 तरह की कंपनीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और अगर स्केल के बेसिस पे देखें तो स्केल के बेसिस पे 3 तरह की कंपनीज आपको इंटरनेशनल कंपनीज दिख जाएगी। इसका सीक्वेंस भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे 3 तरह की क्या क्या है, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल और ग्लोबल कंपनीज। इसके बारे में डिफरेंस भी हम लोग चेक करेंगे। देखते हैं आगे। फर्स्ट है ईपीआरजी मॉडल। इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं तो इसको अच्छे से समझिएगा। तो ये ईपीआरजी मॉडल क्या है। ये एक तरह का फ्रेमवर्क आप बोल सकते हो कि किस तरह से एक कंपनी जो है वो फॉरेन कंट्री में अपने बिजनेस को चलाती है, कौन सी स्ट्रैटेजी को वो यूज करती है। तो इसके अकॉर्डिंग 4 तरह का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक। 4 तरह की डिवीजन में इसमें बांटा गया है ईपीआरजी मॉडल में। अब ईपीआरजी मॉडल जो फ्रेमवर्क है उसको सबसे पहले किसने दिया था। तो सबसे पहले हॉवर्ड ने दिया था 1969 में। तो जब इन्होंने दिया था ना तो ये 3 ही दिया था इन्होंने कौन सा दिया था, ईपीजी मॉडल दिया था। उसमें सिर्फ एथनोसेंट्रिक था, रीजियोसेंट्रिक था और जियोसेंट्रिक था। लेकिन बाद में क्या हुआ, विंड एंड डगलस ने भी इसमें एक और ऐड कर दिया। कौन सा, तो रीजियोसेंट्रिक को इन्होंने ऐड किया। तब जाके ये मॉडल ईपीआरजी मॉडल बना, नहीं तो पहले ये था ईपीजी मॉडल। अब 4 कैटेगरीज क्या क्या है वो हम लोग एक एक करके समझेंगे। इथनोसेंट्रिक में क्या होता है। अब मानिए कोई कंपनी है जो अपने, मान लीजिए इंडिया की कोई कंपनी, ठीक है। तो इंडिया में जो वो अपना स्ट्रैटेजी यूज कर रही है मार्केट के लिए, जो वो स्ट्रैटेजी यूज करेगी वही स्ट्रैटेजी वो क्या करेगी, जितने भी अलग अलग कंट्रीज है, जो फॉरेन कंट्रीज में अगर वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करती है तो फॉरेन कंट्रीज में भी वही वाला स्ट्रैटेजी को यूज करेगी जो वो अपने डोमेस्टिक कंट्री में यूज कर रही है। तो एथनोसेंट्रिक में हो जाता है कि जो होम कंट्री का स्ट्रैटेजी रहेगा वही वो अप्लाई करेंगे ऑल अदर कंट्री में जहाँ पे वो बिजनेस करेंगे। पॉलीसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक में बोला गया है हर एक कंट्री अलग होता है एक दूसरे से, तो अलग अलग स्ट्रैटेजी अलग अलग कंट्री के लिए यूज किया जाएगा। यहाँ पे हर एक मार्केट यूनिक होता है, प्रेफरेंसेस यूनिक होते हैं। इसी वजह से जो कंपनी रहेगी वो क्या करेगी, एक कंट्री में कुछ अलग स्ट्रैटेजी यूज करेगी, दूसरे कंपनी में दूसरी स्ट्रैटेजी यूज करेगी। मतलब जो जैसी स्ट्रैटेजी जिस कंट्री में फिट होगी वो वही वाला यूज करेगी। मतलब सबके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज। रीजियोसेंट्रिक क्या होता है। रीजियोसेंट्रिक मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंट्रीज के लिए, जैसे मान लीजिए सिमिलर कल्चर है, कुछ कुछ कंट्रीज के सिमिलर कल्चर होते हैं, तो उन ग्रुप ऑफ कंट्रीज के लिए एक स्ट्रैटेजी, फिर दूसरे ग्रुप ऑफ कंट्रीज के लिए एक स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे ग्रुप में देखेंगे हम लोग, कंपनी क्या करती है, ग्रुप बना लेती है कंट्रीज का। उस ग्रुप, एक ग्रुप के लिए एक तरह का स्ट्रैटेजी, दूसरे ग्रुप के लिए दूसरे तरह का स्ट्रैटेजीज यूज करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप के बारे में बात होता है। इसमें क्या था, अलग अलग होता है, और इसमें क्या था, जो डोमेस्टिक में यूज होता है वही बाहर भी यूज होगा। और जियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक क्या है, पूरे वर्ल्ड वाइड कंपनीज जो है एक ही तरह की स्ट्रैटेजी यूज करेगी। अब आप बोलोगे क्या कि
इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें क्या था, डोमेस्टिक जो कंट्री का जो स्ट्रैटेजी रहेगा वही दूसरे में, लेकिन जियो सेंट्रिक में क्या है, मान लीजिए बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो उसमें से इंडिया भी इंडिया क्या करी, इंडिया की एक कंपनी दूसरे कंट्रीज़ में काम करी है, लेकिन वो किस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रही है, ग्लोबल स्ट्रैटेजी को, यूएसए का ग्लोबल स्ट्रैटेजी मान लीजिए यूज़ कर रही है। मतलब किसी और कंट्री के स्ट्रैटेजी को एक स्टैंडर्ड बना लेना और हर एक कंपनी जो है वही वाली स्ट्रैटेजी यूज़ कर रही है। एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म कर दिया गया है किसी और कंट्री का, उसी स्टैंडर्ड को सारे दूसरे कंट्री के भी लोग फॉलो कर रहे हैं, इसी वजह से जो इंडियन कंपनी है वो भी वही फॉलो कर रही है। तो इसमें डिफरेंस यही है, यहाँ पे डोमेस्टिक का जो स्ट्रैटेजी है वो यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे किसी और कंट्री का बनाया हुआ स्ट्रैटेजी जो कि स्टैंडर्डाइज हो गया है, जो कि सब लोग मान रहे हैं, ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन हो गया उसका, उसी चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो, वही स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये चार आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चारों का डिफरेंस आपको एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और जितने भी और क्वेश्चंस आएंगे वो आप सॉल्व कर पाओगे। आई होप आपको ईपीआरजी मॉडल समझ में आ गया होगा। अब स्केलेबिलिटी के हिसाब से कंपनीज को कैसे डिवाइड किया गया है ये मैंने सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो डोमेस्टिक कंपनी को मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ये तो इंटरनेशनल में नहीं आएगी, बट आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि एक कंपनी किस तरह से ग्रो करते हुए एक ग्लोबल कंपनी बनती है। तो फर्स्ट क्या रहती है, कोई कंपनी डोमेस्टिक कंपनी रहती है जो कि मान लीजिए अपने बाउंड्री, जो होम बाउंड्री रहेगा, जैसे इंडिया है तो इंडिया के अंदर ही वो फंक्शन करेगी, डोमेस्टिक लॉज रेगुलेशंस उसको मानना पड़ेगा और अपने लोकल मार्केट पे ही फोकस करेगी, वो किसी और कंट्री के बारे में नहीं सोचेगी। लेकिन इसके बाद एक डोमेस्टिक कंपनी पहले फॉर्म हो गया, मान लीजिए डोमेस्टिक ईए में उसने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया, बड़ा कंपनी बन गया है। अब वो क्या सोचेगी कि अब मुझे एक्सपैंड करना चाहिए, मुझे इंटरनेशनली भी जाना चाहिए। तो पहले अगर कोई फॉरेन कंट्री में मान लीजिए अपना बिजनेस ग्रो करना चाह रहा हो तो क्या करेगा, तो पहले वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू करेगा। तो फर्स्ट स्टेज क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा। तो अब वो क्या हो जाएगी, इंटरनेशनल कंपनी हो जाएगी। मतलब फॉरेन ट्रेड में तो वो इंगेज हुई है, लेकिन लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर रही है। एंड प्राइमरीली वो कहाँ से ऑपरेट करेगी, तो होम कंट्री से ही ऑपरेट करेगी। अब ये बाहर नहीं जाएगी, फॉरेन नहीं चली जाएगी कंपनी खोलने के लिए। नेक्स्ट देखिए, अब जैसे इंटरनेशनली उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट ग्रो होने लगेगा, तो अब उसके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि नहीं, मुझे अपना बिजनेस जो है और ज़्यादा ग्रो करना है, इसलिए मैं दूसरे कंट्रीज़ में जाके अपना कंपनी का ही ब्रांचेस वगैरह मैं खोलना चाहूँगा। ठीक है, तो बिजनेसमैन ने ये सोच लिया कि अपने कंपनीज का ब्रांच खोलेंगे, तो जाके वहाँ पे क्या करेंगे, नया कंपनीज को एक्वायर करेंगे या फिर वहाँ से खुद ओपन करेंगे नया कंपनी। तो जब एफडीआई प्रेजेंस वहाँ पे 2 या 10 कंपनी के बीच में हो तो उसको मल्टीनेशनल कंपनीज हम लोग कहेंगे। पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती थी, इसके बाद क्या हो गया, जाके ब्रांचेस या सब्सिडरीज वहाँ पे ओपन कर दिया उन्होंने, तो ये एफडीआई हो गया। अब एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया, कंपनीज वहाँ पे भी जाके ब्रांचेस खोल दिया उन्होंने। तो प्रेजेंस जो है उनका कितने कंट्रीज में होना चाहिए, 2 से 10 कंट्रीज के बीच में होना चाहिए, 10 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तब जाके वो मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे कहलाएगी। अब इसका हेडक्वार्टर एक सेंट्रल हेडक्वार्टर हो जाएगा एक कंट्री में और कोऑर्डिनेट किया जाएगा ग्लोबल एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट वो सोचेगा क्या कि अब मेरा कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया, मैं और ग्रो करना चाहता हूँ। कुछ कंट्रीज़ में उन्होंने ओपन किया था 10 कंट्रीज़ में, अब और कंट्रीज़ में उनको ओपन करना अपना ब्रांचेस। तो जैसे ही एफडीआई प्रेजेंस जो है 10 कंट्रीज से ज़्यादा हो जाएगा तो वो ग्लोबल कंपनी कहलाने लगेगी। यहाँ पे यूनिफाइड इंटरकनेक्टेड ग्लोबल नेटवर्क बन जाएगा आपका। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। देखिए, पहले डोमेस्टिक कंपनी थी, वो अपने बाउंड्री के अंदर ही ट्रेड कर रही थी, उसके बाद वो उन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट कर दिया, तो वो इंटरनेशनल कंपनी कहलाने लग गई। उसके बाद वो क्या हुआ, 2 से 10 कंपनी में जाके उन्होंने ब्रांचेस खोल दिया, वहाँ से वो काम करने लगे। तो वहाँ पे क्या हो गया, अपना उनका खुद का यहाँ पे प्रेजेंस नहीं था। यहाँ पे क्या था, फिजिकल प्रेजेंस नहीं था कंपनी का फॉरेन में, बट यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस है, लेकिन 2 से 10 कंट्रीज में ही।
तब ये मल्टीनेशनल कंपनीज हो गया। अब 10 से ज़्यादा कंट्रीज में जब इन्होंने प्रेजेंस अपना बना लिया तो ये ग्लोबल कंपनी में आ जाएगा। अब देखिए, ग्लोबल कंपनी को हम लोग दो तरह के कंपनीज में डिवाइड कर सकते हैं मेनली। एक है ट्रांसनेशनल और एक मल्टी डोमेस्टिक कंपनी। ट्रांसनेशनल कंपनीज वैसी कंपनीज होती है जिसके आउटलेट जो फॉरेन कंपनीज में कम होती है। फॉर एग्जांपल ऑडी। अब आपको ऐसा नहीं है कि हर एक सिटी में, जैसे इंडिया में मान लीजिए, इंडिया में आपको क्या ऑडी के शोरूम हर जगह दिख जाएंगे? नहीं, किसी किसी प्लेसेस पे, सिटीज, बड़े बड़े सिटीज में आपको दिखेंगे, ठीक है। लेकिन मल्टी डोमेस्टिक कंपनी वैसी कंपनीज है जो क्या करते हैं, अपने आउटलेट ना हर जगह खोल के रख देते हैं। लार्ज नंबर ऑफ आउटलेट होते हैं। जैसे मैकडोनल्ड्स के आपको जो ब्रांचेस या आउटलेट्स बोल सकते हो आप, आपको हर जगह दिख जाएंगे। छोटे बड़े शहर सब जगह आपको दिख जाएंगे। ऑडी के मुकाबले इनको आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा आउटलेट्स है, तो जनरली एफएमसीजी में ही ज़्यादा डील करती है ये लोग। तो इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, मैकडोनल्ड्स, इसका ऑडी, तब आपको डिफरेंस अच्छे से और समझ में आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या है एंड स्केल के बेसिस पे कैसे हम लोग सीक्वेंस में करते हैं। तो बहुत टाइम सीक्वेंस वाला भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, तो ये आप याद रखना। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि कवर करना ज़रूरी था, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बिलो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।